Yeah, hi everyone. Very good morning. This is Abhishek from Global Visa Hub. Again, I'm here with my new video and today we'll discuss about work permits. वर्क परमिट्स के काफ़ी क्वेरीज हैं हमारे पास, काफ़ी मुझे व्हाट्सएप मेल्स आ रही हैं वर्क परमिट्स के लिए। लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड करी थी पोर्चुगल की, जिसमें हमने सारा प्रोसेस बताया था कि पोर्चुगल कैसे आप वर्क परमिट पे आ सकते हो या कैसे आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे फाइल लॉक होती है। उसके बाद जो अब हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि हम वर्क परमिट अप्लाई कैसे करें और कौन कौन से वर्क परमिट है जिसमें ग्लोबल वीज़ा हब डील करता है। 2015 से ग्लोबल वीजा हब सर्विस इंडस्ट्री में है। ग्लोबल वीजा हब मेनली जो 2015 से डील कर रहा है वो स्टूडेंट वीजा में कर रहा है, फैमिली रीयूनियन में कर रहा है, टूरिस्ट वीजा में कर रहा है। 2020 के बाद हमने वर्क परमिट जो है वो स्टार्ट किए हैं। कौन कौन सी कंट्रीज के वर्क परमिट हमारे पास आते हैं या करेंटली हैं या इन फ्यूचर आने की एक्सपेक्टेशंस है। अभी जो हम वर्क परमिट में डील कर रहे हैं, हम रोमानिया वर्क परमिट में डील कर रहे हैं, हम पोर्चुगल जॉब सीकर वीजा में डील कर रहे हैं, हम पोलैंड वर्क परमिट में डील कर रहे हैं, हम रशिया वर्क परमिट में डील कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे कि वर्क परमिट होता क्या है या वर्क वीजा क्या होता है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे ताकि हर किसी को समझ आ जाए कि वर्क परमिट अप्लाई होता कैसे है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने टाइम का प्रोसेस होता है और जेन्युइन कितना खर्चा आता है वर्क परमिट में, कैसे आपके पास इन्विटेशन लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर आता है, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट भी बुक करते हो VFS की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाते हो या कौन कौन से मेजर डॉक्यूमेंट्स लगा के आप वहां जा सकते हो, और कैसे वर्क परमिट में लैंड होने के बाद आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, उस कंपनी में काम करना होता है। अगर आप कंपनी छोड़ते हो तो क्या उसके रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। आज हम सारा बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स की। आप किसी भी कंट्री के वर्क परमिट अप्लाई कीजिए, चाहे माल्टा का कीजिए, चाहे पोलैंड का कीजिए, चाहे आप लिथुआनिया का कीजिए, चाहे आप रोमानिया का कीजिए या आप रशिया का कीजिए। 5-6 वर्क परमिट टाइम टू टाइम्स आते रहते हैं हमारे पास। किसी भी कंट्री का वर्क परमिट आप अप्लाई करते हो तो 5 डॉक्यूमेंट्स जो मेजर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो ये स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट से, जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स ही हैं जिसके बिहाफ पे आपको वर्क परमिट मिलता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें एक क्लाइंट से चाहिए होते हैं जिसने भी वर्क परमिट अप्लाई करना है। आपका पासपोर्ट, आपकी फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 80% फेस, मैट फिनिश और व्हाइट बैकग्राउंड जो वीजा के लिए चाहिए होती है। थर्ड, आपकी फुल फोटोग्राफ, आपका अपडेटेड रिज्यूम, आपने 10th कब करी, आपने 12th कब करी, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, अगर कोई स्पेशल आपने इंजीनियरिंग या स्पेशल कोई काम कर रखा है तो वो भी मेंशन कीजिए। रिज्यूम के बाद आपका एक मेडिकल चाहिए होता है। वो मेडिकल आप डॉक्टर लाल पैथ से करा सकते हो या कहीं से भी करा सकते हो। चेस्ट एक्सरे, HIV एड्स और ट्यूबरोक्लोसिस, ये नॉर्मल 3 टेस्ट होते हैं। 700-800 रुपए में आप करा सकते हो किसी भी लैब से अपने नियर बाय। सबसे मेन डॉक्यूमेंट है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये आपको पासपोर्ट ऑफिस से लेना है। 500 रुपए ऑनलाइन फीस लगती है, ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो, या जो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड बनवाते हैं उनको बोल सकते हो, वो 200-300 अलग से चार्ज करेंगे। 500 फीस होगी, 700-800 में अप्लाई कर सकते हो। 1 महीने के अंदर अंदर आपका PCC आ जाता है। PCC आने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट अपोस्टल कराए जाते हैं। अपोस्टल क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर, जिसको पटियाला हाउस कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपोस्टल होते हैं। उसके पीछे एक स्टिकर लगता है कि आपकी PCC जो है वो जेन्युइन है, आपके 10th जेन्युइन है, आपके 12th जेन्युइन है, आपके एकेडमिक जेन्युइन है। जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आगे एम्प्लॉयर को सेंड करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आगे एम्प्लॉयर को सेंड होते हैं। अब एम्प्लॉयर कौन होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, एक पोलैंड के अंदर एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, एक वेयर हाउस है या एक फार्मिंग का फील्ड है। वहां पे उनको 50 बंदों की रिक्वायरमेंट है या 10 बंदों की रिक्वायरमेंट है, 15 बंदों की रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट वो मैन फोर्स, जो भी पोलैंड के अंदर मैन फोर्स हैंडल कर रहा होगा, उसके साथ शेयर करेगा कि मुझे 15 एम्प्लॉयर चाहिए अपनी फर्म के लिए, फार्मिंग के लिए, फैक्ट्री के लिए, किसी भी काम के लिए, तो मुझे 15 बंदों की रिक्वायरमेंट पूरी करके दो। मैनफोर्स कंपनी के साथ डायरेक्ट ग्लोबल वीजा हब के टाइप्स होते हैं। हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैनफोर्स कंपनी में भेजते हैं। मैनफोर्स कंपनी आगे एम्प्लॉयर को देता है। एम्प्लॉयर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके इशू करता है, एम्प्लॉयर वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू लेता है। 80% केसेस में इंटरव्यू नहीं होता, 20% केसेस में इंटरव्यू होता भी है। नॉर्मल आपके कॉन्फिडेंस चेक करता है, आपके कॉम स्किल्स चेक करता है और आपका एक्सपीरियंस चेक करता है। क्लियर होते ही आपको एक ऑफर लेटर इशू होता है, एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट इशू होता है, एक इनवाइटी लेटर इशू होता है। ये 3 डॉक्यूमेंट इशू होते हैं मेनली कंट्रीज से। कई कंट्रीज जो है वो जॉब लेटर एक अथॉरिटी से इशू होता है, एक गवर्नमेंट फॉर्म से इशू, जैसे माल्टा से अगर हमें वर्क परमिट चाहिए तो माल्टा अथॉरिटी, जो भी उनकी एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी है, वहां से इशू होगा। रोमानिया से चाहिए तो रोमानिया अथॉरिटी, जो उनका वर्क परमिट देखती है, जो उनकी फर्म है, जो गवर्नमेंट फर्म है, वहां से इशू होगा।
1 महीने से 1.5 महीने का प्रोसेस होता है। पोलैंड से जो चाहिए होते हैं, पोलैंड के डायरेक्ट एम्प्लॉयर ही हमें वर्क परमिट्स जो है वो इशू करके दे सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस, हर कंट्री के अपना रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। कई कंट्री डायरेक्ट वर्क परमिट उसी कंट्री से इशू करके देती है, कई बारी हमें यहाँ पे सबमिशन करना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां चले गए, ओके हो गए, वहां से सारे इन्विटेशन आ गए, इन्विटेशन आ गया, जॉब कॉन्ट्रैक्ट आ गया, लेटर्स आ गया, इंश्योरेंस आ गई। अब हमारे पास 10 से 15 पन्नों की आपके पेजेस की फाइल तैयार हो गई। हम ये पूरी की पूरी फाइल अब VFS में जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है क्योंकि अभी डेट्स अवेलेबल नहीं होती, बड़ी जल्दी डेट्स नहीं मिलती VFS की। VFS की डेट लेने में बड़ा टाइम लगता है। पोलैंड के डेट में 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, 1.5 महीना लग जाता है। पोर्चुगल की तो डेट्स ही नहीं मिलती, अप्लाई करो तो जाके 45 दिन 50 दिन बाद आती है। रोमानिया की डेट्स मुश्किल है पर मिल जाती हैं। माल्टा में भी डेट्स का बड़ा इशू चल रहा है। लिथुआनिया वर्क परमिट वहीं से 2 साल का इशू करके देता है। सो हर कंट्री का अपना रूल्स है, पर ऐसा नहीं है वर्क परमिट में डेट्स नहीं मिलती। एक यहीं पे ही आपका टाइम जो है वो ज्यादा लगता है। हम क्यों 6 महीने मांगते हैं वर्क परमिट में? वर्क परमिट तो आपका वहां से कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने 1.5 महीने का काम है, लेटर मैक्सिमम 2 महीने में आ जाएगा। पर ये जो 2 महीने आपके VFS सबमिशन में जाते हैं, अपॉइंटमेंट में जाते हैं, उसमें ज्यादा टाइम लगता है। जैसे ही आपकी VFS की अपॉइंटमेंट आ गई, आपकी जो पूरी फाइल रेडी हो गई, आपका 10th 12th PCC मेडिकल सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका वहां के कॉन्ट्रैक्ट, जॉब लेटर, सारी चीजें जैसी कॉन्ट्रैक्ट पूरी तैयार हो गई, ये पूरी की पूरी फाइल अब हम VFS में सबमिट करा के आते हैं। आपका फॉर एन एग्जांपल, आपकी अपॉइंटमेंट डेट है 10 तारीख की। आप जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट डेट होती है, आप अपने सारी फाइल लेके आपके साथ हमारा एक केस मैनेजर भी जाता है VFS में या एम्बेसी में। 80% केसेस में जो फाइल सबमिट होती है वर्क परमिट के, वो डायरेक्ट एम्बेसी में होती है। 20% केसेस में VFS में होती है। वो डिपेंड करता है आपकी कंट्री पे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी VFS में सबमिशन नहीं है, एम्बेसी में सबमिशन है। पोलैंड में एम्बेसी में सबमिशन करने जाना है। 12 डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं। हमारा केस मैनेजर, जो भी फाइल मैनेजर होगा, आपके साथ जाएगा उस दिन जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, और आपके अपॉइंटमेंट का सबमिशन करा के आएगा। उसके बाद 1 महीने से 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाता है। अब बात करते हैं खर्चे की, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि खर्चा कितना आता है वर्क परमिट पे। वर्क परमिट का ऐसा पर्टिकुलर कोई अमाउंट नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट देना है या 8-8, 10-10 लाख रुपए लगते हैं वर्क परमिट पर, ऐसा नहीं होता। जो नॉमिनल चार्जेस आते हैं वो कंट्री टू कंट्री पे डिपेंड करते हैं। हम शुरुआत करते हैं रोमानिया की। रोमानिया में जो वर्क परमिट का खर्चा आता है वो 4,000 से 5,000 यूरो का आता है, मतलब 4 लाख से 5 लाख के अंदर अंदर, ये रोमानिया का है। हम बात करें पोलैंड की, पोलैंड में खर्चा आता है 4.5 लाख से 5.5 लाख का। डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, या किस एम्प्लॉयर के पास जॉब या वैकेंसीज निकली हैं, कितनी सैलरी है। बात करें लिथुआनिया की, 6 से 7 लाख का खर्चा आता है, क्योंकि 2 साल की TRP डायरेक्ट वहीं से ही आती है और आपको वहीं पे काम करना होता है। आप कंट्री चेंज नहीं कर सकते लिथुआनिया में। बात करें रशिया की, 3 लाख से 3.5 लाख के आसपास का खर्चा आता है वर्क परमिट का। सैलरी 50,000 के आसपास होती है। अब मैं बात करूंगा जॉब्स की कि किस टाइप की जॉब्स वहां पे होती हैं और सैलरी की कितनी सैलरी मिलती है। शुरुआत करते हैं रोमानिया से। रोमानिया में जो सैलरी मिलती है वो 50,000 से 55,000 रुपए के आसपास मिलती है। वहां की लोकल करेंसी है ली में सैलरी मिलती है। अगर यूरो में कन्वर्ट करोगे तो 500 से 550 यूरो, और अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो 50,000 55,000 के आसपास आप कमा सकते हो रोमानिया में। जॉब कौन सी होती है रोमानिया में? जॉब्स होती हैं डिलीवरी की, फैक्ट्री की, होटल लाइन में, या फिर फार्मिंग लाइन में। ये 3 या 4 तरह की जॉब्स होती है, वो डिपेंड करता है उस टाइम कौन सी ओपनिंग है। पोलैंड के अंदर भी सेम होता है। सैलरी जो होती है पोलैंड में वो ज़लोटी में मिलती है, उनकी लोकल करेंसी ज़लोटी है, 20-21 रुपए की करेंसी है। इंडियन रुपीज में बात करें तो पोलैंड में सैलरी 55,000 60,000 बनती है, ओवर टाइम करके एक्स्ट्रा बन जाती है। प्रोसेस सारा पोलैंड का जो होता है वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं रशिया की। रशिया में जो हमारे पास ज्यादा ओपनिंग्स आती हैं वो आती है लेबर क्लास में, जर्नल वर्क में, या ओल्ड केयर सेंटर में, जहाँ पे ओल्ड लोगों के जो ओल्ड एजेस लोग हैं उनकी हेल्प करनी होती है, उनको सर्विस करनी होती है। सैलरी होती है 50,000 की। अकोमोडेशन फ्री होता है रशिया के अंदर, अकोमोडेशन के चार्जेस नहीं लगते। बाकी कंट्रीज में 100 यूरो 150 यूरो लगते हैं। पोर्चुगल में जॉब परमिट नहीं है। पोर्चुगल का जॉब परमिट जो भी आपको बोलता है कि मिलता है वो 80 to 90% फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। डायरेक्ट वर्क परमिट पोर्चुगल का इतनी इजी नहीं मिलता। पोर्चुगल में जो वर्क परमिट्स मिलते हैं वो जॉब सीकर वीजा मिलता है। जॉब सीकर, आप जॉब को ढूंढ रहे हो, 3 महीने का जॉब सीकर वीजा पोर्चुगल। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करो या मेरे पर्सनल आप सजेशन लो, तो मैं तो सजेशन ये देता हूँ, अगर आप 25, 30, 35 हजार रुपए इंडिया में कमाते हो, अपनी फैमिली के साथ है तो बेस्ट है। पर अगर आपने सोचा कि आपने बाहर ही जाना है या बाहर ही सेट होना है तो फिर आप आ सकते हो।
50 से 55 हजार पे स्टार्टिंग होती है सैलरी। कई बच्चे या कई क्लाइंट 70-75 हजार भी कमा लेते हैं, वो डिपेंड करता है लक पे, आपकी मेहनत। इनका ड्रीम ही बाहर सेट होना है, या ड्रीम ही है कि मैं फैमिली को लेके बाहर जाऊं, या मैं अकेला बाहर जाऊं बाद में फैमिली को बुलाऊं, या मैं अकेला जाऊं बाद में मैरिज करूं, तो आप आ सकते हो। 4 कंट्रीज के मैंने ऑप्शन बता दिए, खर्चा मैंने बता दिया। एडवांस कभी भी, चाहे हमसे ग्लोबल वीजा से अप्लाई करें या किसी से भी अप्लाई करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 यूरो के आसपास का खर्चा आता है, जो जेन्युइन फीस है स्टार्टिंग में। बाकी वीजा आने के बाद आपको पे करना होता है। जेन्युइन 80,000 से 1.25 लाख के आसपास का खर्चा आता है वर्क परमिट अप्लाई करने में, एम्बेसी में, VFS में, PCC में, इंश्योरेंस में, मेडिकल में, इन्विटेशन में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, या लॉयर का खर्चा। ये सारा खर्चा मिला के 1.25 लाख रुपए के आसपास आएगा। इतना आपको रिस्क लेना होता है। बाय चांस वीजा नहीं आता तो ये पैसा रिटर्न नहीं आता, ये पैसा जीरो हो जाता है। ना एम्बेसी फीस वापस करती है, ना लॉयर फीस वापस करता है, ना वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके पैसे वापस मिलते हैं, ना आपको PCC के वापस मिलेंगे। तो 1.25 लाख रुपए का रिस्क है अगर आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट या जॉब वीजा अप्लाई करते हैं। तो कौन कौन सी कंट्री हमारे पास है वो मैंने आपको बता दी है। रशिया है, रोमानिया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है और माल्टा है। अभी हम 2-3 कंट्रीज अभी होल्ड किए हैं क्योंकि डेट्स नहीं मिल रही थी, रिजेक्शन आ रहा था। अभी हम रशिया कर रहे हैं, पोर्चुगल का जॉब सीकर वीजा कर रहे हैं, प्लस हम कर रहे हैं पोलैंड का वर्क परमिट। ये कंट्रीज हमारे पास है। टोटल खर्चा 4.5 से लेके 6.5 लाख के आसपास आता है। दैट डिपेंड्स ऑन कंट्रीज टू कंट्रीज। रशिया सस्ता है, वहां पे 3.5 लाख में आपका। एक और चीज शेयर करूंगा मैं आपके साथ। आप जब भी वर्क परमिट अप्लाई करें, कोशिश कीजिए कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कभी भी एडवांस ना दीजिए, बिकॉज फिर वो पैसा निकलवाना आपके लिए बड़ा टफ। मेरे पास कई कॉल्स आती हैं जिसमें मेरे को क्लाइंट्स कहते हैं कि हमने 4 लाख एडवांस दिया था, हमारा काम नहीं हुआ, मुझे रिफंड नहीं मिला। तो 4-4 लाख रुपए का रिस्क मत लीजिए। जो जेन्युइन खर्चा वो लाख रुपए के आसपास आता है, उसके बाद 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख जो भी अमाउंट है, दैट डिपेंड्स ऑन कंट्री, दैट इज ओके। बट एडवांस आप जितना कम देंगे उतना सेफ होके चलेंगे। कोशिश कीजिए वर्क परमिट जब भी अप्लाई कर रहे हैं तो जब भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है तो उसको वेरीफाई जरूर कराइए कि उस कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस एम्प्लॉयर की क्या वैल्यू है, उसके कितने टैक्स जाते हैं उस कंट्री में, उसी पे ही आपको वीजा मिलना है। अगर वो कंट्री अभी उस कंट्री में वो एम्प्लॉयर अभी 2 महीने पहले ही कंपनी खोल के सिर्फ इसी काम के लिए उसने कंपनी खोली हो कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट ही शेयर करने हैं, तो यहाँ पे आपको रिजेक्ट हो जाएगा, एम्बेसी आपको वीजा नहीं देगी। अगर वो कंपनी पुरानी है, एम्प्लॉयर पुराना है, तो वीजा इजिली मिल जाएगा क्योंकि वो कंपनी काफी टैक्सेस पे कर रही है उस कंट्री में। तो ये चीज जरूर नोट कीजिए, क्योंकि मुझसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे पता चले कि जेन्युइन है। जेन्युइन तभी पता चल सकता है कि अगर आपका कोई वहां पे नोन रहता है, आप उससे बोलिए कि आप उस कंपनी का ऑफर लेटर चेक कराइए, उस कंपनी में जाके उस कंपनी की एक रिकॉग्नाइजेशन चेक कीजिए, कितनी पुरानी कंपनी है वो चेक कीजिए, कितने एम्प्लॉयज वहां पे काम करते हैं। उसके बाद आप अपनी पेमेंट दीजिए, नो प्रॉब्लम, और अपना अप्लाई कीजिए। वीजा टोटली डिपेंड्स ऑन एम्बेसी। कोई भी एजेंट, कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी लॉयर आपका वीजा नहीं निकलवा सकता। वीजा डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट्स पे और एम्बेसी के रिजल्ट पे। तो ऐसा हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, 10-12 की हुई है, अच्छा इंग्लिश बोल सकते हो, तो स्टडी परमिट में जाइए, ज्यादा सेफ होता है, वीजा इजिली निकल जाता है। स्टडी के बाद TRC बड़ी जल्दी मिल जाती है। यूरोप में किसी भी कंट्री में आप स्टडी वीजा अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल आप ले सकते हैं, बस शो फंड अच्छा करना होता है। तो वो डिपेंड करता है फाइल टू फाइल। ये आज मैंने सारा डिस्कस किया वर्क परमिट के बारे में। आई होप इस वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था। जो मेरे पास क्वेश्चन या जो मेरे पास आते थे, क्वेरीज आती थी, मैंने सारे क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो वर्क परमिट से रिलेटेड जो इसमें नहीं क्लियर किया गया हो, तो आप मुझसे नीचे गए ईमेल पे बात कर सकते हैं। हमारा ऑफिस पोर्चुगल में है, 2 साल से हम पोर्चुगल में हमारा ऑफिस है। 2015 से हमारा ऑफिस दिल्ली में है, गुजरात में है, बड़ी जल्दी पंजाब में पठानकोट में भी हम ऑफिस अपना ओपन कर रहे हैं। तो आप हमसे ग्लोबल वीजा हब की टीम से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो अपनी प्रोफाइल। हो सकता है वर्क परमिट के लिए प्रोफाइल अच्छी हो सकता है स्टडी परमिट के लिए हो सकता है टूरिस्ट के लिए अच्छी हो, वहां जाके पेपर्स के लिए हो। तो काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास अपने डायरेक्ट लॉयर्स हैं जो आपकी फाइल्स को चेक करते हैं, वो यूरोप में, पोर्चुगल में। और जॉब सीकर वीजा के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्टिल अगर आपको लगता है कुछ मिस हो गया तो नीचे के नंबर से हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अभिषेक फ्रॉम ग्लोबल वीजा।